हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अभी जैसे बजट 2023 में लीव इनकेसमेंट की लिमिट है, उसको मैक्सिमम जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको मैक्सिमम 25 लाख रुपए कर दिया है। तो उसका क्या प्रोविज़न है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लीव इनकेसमेंट होता क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। लीव जैसे कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या और भी कोई प्राइवेट कंपनी है, उनमें क्या होता है कि हर हर ईयर एम्प्लॉय को लीव मिलती है। उसमें लीव दो तीन टाइप की होती है नॉर्मली। एक होती है अर्न लीव, जिसको ईएल बोलते हैं, और एक होती है सीएल कैजुअल लीव, और एक होती है एचपीएल हाफ पे लीव। नॉर्मली ये तीन टाइप की लीव होती है, और भी लीव होती है, लेकिन नॉर्मली ये लीव होती है, सब कंपनी में होती है। ईएल, सीएल और एचपीएल। ईएल को कहीं पे प्रिविलेज लीव भी बोलते हैं, पीएल भी बोलते हैं, सीएल कैजुअल लीव होती है, और एचपीएल को कम्यूटेड लीव भी बोलती है, जो कि मेडिकल लीव, सिक लीव जिसको बोलते हैं, वो एचपीएल हाफ पे लीव को भी सिक लीव भी बोलते हैं। तो जो ईएल होती है वो हर साल सपोज 30 ईएल मिलती है, मैक्सिमम यही मिलती है, 30 ईएल हर साल मिलती है, और ये एक्यूमुलेट होती रहती है। एक्यूमुलेट मतलब जिस साल आपने लिया उस साल, सपोज 1 जनवरी 2023 को कोई बंदा ज्वाइन करता है, उसको 30 ईएल मिलेगा उस 2023 के साल में। तो उसने जितना ले लिया लीव, अर्न अर्न लीव होगी, उसने अवेल कर लिया, वो माइनस हो गया। सपोज 5 लीव उसने लिया ईएल में से, वो 5 माइनस होके 25 बैलेंस बचेगी। जो 25 है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसे ये एक्यूमुलेट होती रहेगी, जितने साल उसकी हर सर्विस होगी उतने साल वो एक्यूमुलेट होते रहेगा। जब रिटायरमेंट होगा तो इन ईएल का मैक्सिमम अप टू मैक्सिमम 300 डेज तक का उसको पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम। ड्यूरिंग द सर्विस भी वो इन लीव को इनकेस कर सकता है, और रिटायरमेंट के टाइम भी जो बैलेंस बचेगा लीव, उसको 300 लीव के इक्विवेलेंट उसको पैसा मिलेगा। तो वो होता है लीव इनकेसमेंट या लीव शेयर लीव जिसको बोलते हैं। सीएल होती है वो कैजुअल लीव होती है, जो किसी कंपनी कहीं पे 10 मिलती है, कहीं पे 12 मिलती है। ये क्या रहती है कि उस साल लिया आपने, अगर 2023 में आपको 10 सीएल मिली या 12 सीएल मिली, तो वो ले लिया तो ठीक है, नहीं तो वो लेप्स हो जाएगी, ये एक्यूमुलेट नहीं होगी। आप अवेल कर लो उनको तो ठीक है, नहीं तो वो लेप्स हो जाएगी। और एचपीएल होती है वो 20 मिलती है हर साल, वो भी एक्यूमुलेट होती रहती है। और ये जब सिक लीव इसको बोलते हैं, अगर बीमार होते हैं तो एचपीएल ले सकते हैं। और ईएल और एचपीएल का नेचर एक जैसा ही रहता है, सिर्फ इसमें ये फर्क रहता है कि ईएल का वो सारी एक्यूमुलेट होती है, ये भी एक्यूमुलेट होती है, लेकिन ये अगर मान लो किसी का जब रिटायरमेंट होना है उसको, तो वो 300 ईएल नहीं हो रही उसको, तो एचपीएल में से जितनी कंपनी सपोज उसकी 250 ईएल है, 300 ईएल नहीं हो रही पूरी, तो 250 में से 50 जो है वो एचपीएल यूज हो जाएगी, और ये टोटल काउंट 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो एचपीएल का यही बेनिफिट है कि वो रिटायरमेंट के टाइम जो जितनी भी एचपीएल बची है वो ईएल में मर्ज हो जाएगी। अब इसमें क्या रहता है कि लीव सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। अब जैसे मैंने बोला था कि ये रिटायरमेंट के टाइम भी इसको इनकेस कर सकते हो, या ड्यूरिंग द सर्विस भी आप इनकेस कर सकते हो। तो ड्यूरिंग द इनकेस सर्विस, ड्यूरिंग द सर्विस आपने लीव्स को इनकेस किया है, तो जो भी पैसा मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल होगा, उसको भी किसी प्रकार का एग्जम्पशन नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर रिटायर्ड होता है एम्प्लॉय, या रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा मिलता है वो लीव सैलरी इतनी भी मिले, 300 मैक्सिमम 300 डेज का ही मिलता है, वो 300 दिन का वो पूरा का पूरा पैसा है वो एग्जम्प्ट होता है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो भी कम होगा अमाउंट, उसमें वो एग्जम्प्ट होगा और बाकी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कौन कौन सा? लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअली कितना रिसीव हुआ है उसको, और 10 मंथ सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, और लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी कितना है वो। एक पॉइंट एक एक ये हो गया।
लीव सैलरी उसको रिसीव कितना हुआ, दूसरा ये हो गया कि लास्ट 10 मंथ की सैलरी कितनी है, और थर्ड है कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। मतलब जितना लीव उसके क्रेडिट में है उसके इक्विवेलेंट कैश इक्विवेलेंट। और अर्नड लीव इंटाइटल कैन नॉट बी एक्सीड 30 days for every year of actual service rendered for the employer from the whose service he has retired। 30 दिन, अगर जितने साल वो सर्विस करता है उसके हर एक साल का 30 दिन से ज्यादा अर्न लीव का इंटाइटलमेंट नहीं है। जैसा ही मैंने अभी बताया था कि ईएल हो मैक्सिमम 30 मिलती है और 30 से ज्यादा उसको ईएल इंटाइटलमेंट नहीं है। उसमें जो उसका लीव बैलेंस बचा है, उसका क्रेडिट कितना बैलेंस है, जो भी बैलेंस है उसके इक्विवेलेंट कैश इक्विवेलेंट है वो पैसा। और मैक्सिमम 25 लाख। ये अभी बजट 2023 में जो चेंज हुआ, ये अभी 25 लाख हो गया, जो पहले 3 लाख रुपए था। यहाँ पे मैक्सिमम पहले 3 लाख रुपए था, तो अभी इसको 25 लाख कर दिया है। ये प्रपोजल दिया है बजट में। तो ये 25 लाख होने के बाद इनमें जो भी पैसा, जो भी कम होगा अमाउंट, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। सपोज मेरे को लीव इनकेसमेंट मिला 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए मिला तो यहाँ पे हो जाएगा 50 लाख रुपए लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड 50 लाख। और मेरा जो टेन लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी है, सपोज मेरा 1 लाख रुपए सैलरी है, तो दस दस महीने का एवरेज सैलरी हो जाएगा मेरा 10 लाख रुपए। या मैं 2 लाख रुपए महीने का मानता हूँ, तो 10 महीने का हो जाएगा 20 लाख रुपए एवरेज सैलरी। और केस इक्विवेलेंट ऑफ लीव, ये तो अपन मान के चलते हैं कि 300 लीव्स को थी, 300 का जितना होता है वो हो जाएगा। और फिर मैक्सिमम 25 लाख रुपए, और इसके मैं 25 लाख रुपए करता हूँ। अब मैं इसको मानता हूँ, मान लो कि 30 दिन का 300 उसके लीव बैलेंस क्रेडिट था, तो 300 डेज का मतलब 10 महीने का वही हो जाएगा। जैसे एक एक महीने का अगर 2 लाख रुपए है, तो 10 महीने कितना होगा, यही 20 लाख रुपए हो जाएगा। ये भी, ये और ये दोनों अमाउंट बराबर आता है 10 महीने का सैलरी। तो इन तीनों में जो कम है, कम तो यही है 20 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए मेरे को मिला, और 20 लाख रुपए मेरे का ये एग्जाम्शन मिल जाएगा, और जो 30 लाख रुपए है वो यहाँ पे एग्जाम्शन हो जाएगा। नहीं सॉरी, 30 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, और 20 लाख रुपए एग्जाम्शन मिलेगा। अब मैं यहाँ 20 की जगह सपोज मैं मानता हूँ यहाँ पे 30 लाख रुपए मेरा आ रहा है। मतलब मेरा जो मंथली सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए है, तो ये 3 लाख रुपए है, तो ये 10 महीने का हो जाएगा 30 लाख रुपए। तो अब मैक्सिमम तो 25 लाख रुपए एग्जाम हो सकता है, तो यहाँ पे फिर 20 की जगह 25 लाख रुपए एग्जाम होगा, 30 नहीं होगा। और 25 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम एग्जाम्पशन है वो 25 लाख रुपए ही है। 25 लाख से ज्यादा एग्जाम नहीं हो सकता। ये है लीव सैलरी का। उसके बाद कुछ और प्रोविजन है इसके जो रिलेटेड, लीव सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम 2 or more एम्प्लॉयर इन द सेम प्रीवियस ईयर एंड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कैन नॉट एक्सीड 25 लाख। ये बजट में जो नया बजट है उसमें है। ये अभी 25 लाख है, तो उसमें 3 लाख रुपए, पहले 3 लाख रुपए था इसमें जो लिमिट है, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब दो एम्प्लॉयर से अगर एक प्रीवियस ईयर में पैसा मिला है लीव इनकेसमेंट या लीव सैलरी के लिए, तो दोनों से मिला के जो एग्जाम्शन है वो 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। या वेर लीव सैलरी इज रिसीव्ड इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉय एंड अगेन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर इन द लेटर प्रीवियस ईयर, द लिमिट ऑफ 25 लाख विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एग्जाम्ड अर्लियर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, वहां से मैंने 10 साल सर्विस किया, वहां से मुझे पैसा मिला, सपोज 10 लाख रुपए मेरे को मिल गया लीव सैलरी का, तो मैंने वहां पे एग्जाम्शन ले लिया, 25 लाख से कम है, मैंने वहां पे एग्जाम्शन ले लिया। अब उसके बाद मैं दूसरी जॉब कर रहा हूँ, वहां से मैं आगे 10 या 15 साल बाद वापस मैं वहां से रिटायरमेंट लेता हूँ, या किसी भी कारण से उससे लीव करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां से मेरे को फिर से पैसा मिलेगा। सपोज मेरे को 30 लाख, 25, या वहां से मुझे 20 लाख रुपए मिला वहां से दूसरे वाले ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे को 10 लाख पहले मिलेगा, उसका मैंने एग्जाम्शन ले लिया। अब 20 लाख और मिला, तो इसमें 20 में से मैं 15 लाख का एग्जाम्शन ले सकता हूँ। मतलब आप पूरे लाइफ टाइम में 25 लाख का एग्जाम्शन ले सकते हो।
लीव सैलरी का, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। भले ही वो चाहे एक एम्प्लॉयर से मिला हो या दो एम्प्लॉयर से मिला हो, चाहे तीन से मिला हो, किसी से मिला हो, टोटल मैक्सिमम डिडक्शन है वो एग्जाम्शन है वो 25 लाख रुपए की। तो यहाँ पे मुझे 10 पहले एग्जाम्शन मिल गया मुझे, और 20 अभी मिला है, तो 20 में से 15 ही, मतलब 25 में से 10 तो गया, बाकी 15 बचा एग्जाम्शन के लिए, तो 15 ही एग्जाम्शन होगा, और जो 5 लाख रुपए है वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जो बात हुई थी अपनी 10 मंथ सैलरी, 10 मंथ सैलरी है, सैलरी का मीनिंग कहाँ पे, क्या है इसमें, क्या क्या इंक्लूड होता है सैलरी में? एक बेसिक सैलरी होती है, वो इंक्लूड होता है, और डीएनएस अलाउंस, जो डीए बोलते हैं, महंगाई भत्ता, वो इंक्लूड होता है, और कमीशन, अगर वो टर्नओवर के बेस परसेंटेज, कुछ टर्नओवर है ऐसा कुछ लिखा है एम्प्लॉयमेंट में, इस आपको 5% या 2% टर्नओवर का कमीशन भी देंगे, तो वो भी सैलरी में काउंट होगा। और एवरेज सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, वेदर और सुपरविजन और अदरवाइज, जब वो रिटायरमेंट, सुपरविजन होता है, रिटायरमेंट होता है, या कुछ और रीजन से ऑर्गेनाइजेशन को लीव करता है, तो उसमें तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ का है एवरेज सैलरी, वो लिया जाएगा। सपोज वो दिसंबर में रिटायरमेंट होता है, तो दिसंबर के पहले, मान लो 31 दिसंबर को रिटायर हुआ, तो उसका पहले इमीडिएटली प्रेसिडिंग 10 मंथ, वो हो जाएगा आपका मार्च से, 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक, 10 महीने का जो एवरेज सैलरी होगा, उसका टोटल सैलरी काउंट होगा मंथली, और प्लस डिवाइड बाई 10 करेंगे तो एवरेज आएगा। तो वो एवरेज सैलरी लास्ट इमीडिएटली 10 मंथ का अपन कंसिडर करेंगे। तो ये था वीडियो लीव इनकेसमेंट के बारे में, डिटेल अपन ने देखा कि क्या प्रोविजन है उसके, ईएल क्या होता है, सीएल क्या होता है, एचपीएल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देखा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो हमेशा एग्जाम्प्ट रहता है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इनमें से जो लीस्ट अमाउंट है दैट विल बी एग्जाम्प्ट, एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। एंड एक एम्प्लॉयर से मिला या दो एम्प्लॉयर से मिला, मैक्सिमम अमाउंट है वो 25 लाख रुपए एग्जाम्पशन हो सकता है। और सैलरी का मीनिंग देखा, और एवरेज सैलरी क्या कैसे कैलकुलेट करती है, कितने महीने का लास्ट इमीडिएटली प्रेसिडिंग 10 मंथ का एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? काइंडली शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।